पुनर्जन्म के बाद उस आदमी ने सबसे पहले अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करके इकोनॉमी क्लास से फर्स्ट क्लास में अपग्रेड किया। फिर उसने फौरन फ्लाइट अटेंडेंट की संपर्क जानकारी जोड़ दी और उसे होटल के कमरा नंबर 222 में आने को कहा। लेकिन जब फ्लाइट अटेंडेंट आई तो वो उसे डबल रूम में ले गया। फिर दोनों अपने फोन पर नजर गड़ाए रहे और बगल वाले कमरा नंबर 222 के सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज देखते रहे। उसे कोई अजीबोगरीब लत नहीं थी। ऐसा करके ही वो और फ्लाइट अटेंडेंट अपनी जान बचा पाए। अपने पिछले जन्म में वो आदमी और उसके सहकर्मी कंपनी के एक टीम बिल्डिंग इवेंट में गए थे। अपग्रेड होने के बाद वो फर्स्ट क्लास में अकेला बैठा था। जैसे ही वो टॉयलेट जाने के लिए उठा, फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे एक छोटा सा नोट थमा दिया। उस आदमी को लगा कि अब उसकी कोई रोमांटिक मुलाकात होने वाली है। जैसे ही विमान उतरा, उसने जल्दी से पास के एक होटल में एक कमरा बुक किया। उस फ्लाइट अटेंडेंट को वीचैट पर जोड़ा और उसे अपना कमरा नंबर भेज दिया। 5 मिनट से भी कम समय बाद फ्लाइट अटेंडेंट अपनी वर्दी में उसके दरवाजे पर आ पहुंची। उसने सोचा कि ये एक रोमांटिक मुलाकात थी, लेकिन अगले दिन जब वो उठा तो फ्लाइट अटेंडेंट गायब थी। वो उसे ढूंढने के लिए कमरे से बाहर भागा तो होटल की लॉबी पुलिस वालों से भरी हुई थी। पता चला कि फ्लाइट अटेंडेंट के माता पिता को उसका संकट संदेश मिला था। पुलिस ने निगरानी फुटेज देखी और सब दंग रह गए। हत्यारे ने फ्लाइट अटेंडेंट की बेरहमी से हत्या कर दी और उसकी लाश को कमरे से बाहर घसीट लिया। फुटेज में कैमरे की तरफ अजीब तरह से मुस्कुराता हुआ हत्यारा असल में वही आदमी था। ये तुम हो? तुमने हमारी बेटी को मार डाला। हत्यारा, हत्यारा तुम हो। ऐसा नहीं हो सकता। फ्लाइट अटेंडेंट की मां ने अपना आपा खो दिया, चाकू निकाला और उस पर झपट पड़ी और कहा कि उसे अपनी जान से कीमत चुकानी होगी। वो आदमी ये समझ ही नहीं पा रहा था कि वो निगरानी फुटेज में कैसे आ गया। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल उसका पुनर्जन्म हुआ, विमान में चढ़ने से 10 मिनट पहले। वो और उसका सहकर्मी सुरक्षा के लिए कतार में खड़े थे। तभी फ्लाइट अटेंडेंट उनके पास से गुजरी, बिल्कुल उसकी पिछली जिंदगी की तरह। उसकी सहकर्मी उत्साह से वी-चैट के लिए उसके पास दौड़ी, लेकिन उसने विनम्रता से मना कर दिया। निडर होकर सहकर्मी ने पूछा कि उसे किस तरह का लड़का पसंद है और कहा कि वो उसके लिए वजन कम कर सकता है। मेरे लिए जीवन साथी के मानदंड सरल हैं। लगभग 1.9 मीटर लंबा, 20 लाख से ज्यादा कीमत का घर और 10 लाख से ज्यादा कीमत की कार का मालिक, महत्वाकांक्षी और मेरी तरह कभी किसी रिश्ते में न रहा हो। इन खूबियों के साथ वो आदमी साफ तौर पर दौड़ से बाहर था। जैसे ही वो आदमी फर्स्ट क्लास में चढ़ा, फ्लाइट अटेंडेंट उसके प्रति असामान्य रूप से उत्साही हो गई। लेकिन वो आदमी जानता था कि जिंदा रहने के लिए वो उसके साथ बिल्कुल भी संबंध नहीं बना सकता। हालांकि ये याद करते हुए कि कैसे उसके पिछले जन्म में फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे सीट बेल्ट बांधने और चप्पल बदलने में धीरे से मदद की थी, उसे सहानुभूति का एहसास हुआ और वो उसकी हत्या होते हुए नहीं देख सकता। उसने फिर भी जानबूझकर दूरी बनाई रखी और उसके दोस्ताना व्यवहार करने के प्रयासों को ठंडेपन से ठुकरा दिया। फ्लाइट अटेंडेंट को अब भी अपने आसपास मंडराते देखकर उस आदमी ने बेशर्मी से उसे पूछा कि तुम्हें मुझ पर क्रश तो नहीं है? फ्लाइट अटेंडेंट ने हैरानी से सीधा जवाब दिया, मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम सही जोड़ी है। ये सुनकर वो आदमी दंग रह गया। उसे अचानक एयरपोर्ट पर फ्लाइट अटेंडेंट के पार्टनर के मानदंड याद आ गए और उसने झट से कहा कि उसकी लंबाई 1.9 मीटर नहीं है। मैंने तो बस लगभग 1.9 मीटर कहा था। कितनी कम? लगभग 30 सेंटीमीटर। सच में? फिर उस आदमी ने बताया कि वो असल में कोरियाई है और 10 से ज्यादा रिश्तों में रह चुका है। अचानक फ्लाइट अटेंडेंट ने तुरंत अपना रुख बदलते हुए कहा कि वो रिश्तों के मामले में ज्यादा परिपक्व और अनुभवी है, जो उसकी व्यक्तित्व के बिल्कुल अनुरूप है। वो आदमी अवाक रह गया, लेकिन वो उस महिला के साथ उलझना नहीं चाहता था। इसलिए उसने अनिच्छा से उसे पूछा कि उसे मीठा टोफू पुडिंग पसंद है या नमकीन अंडे का कस्टर्ड। फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि उसे मीठा पसंद है। उस आदमी ने झट से कहा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है। मीठा और नमकीन साथ साथ नहीं चलते, उसे सिर्फ नमकीन पसंद है। उसका विरोध देखकर फ्लाइट अटेंडेंट ने समझदारी से वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसे होने वाले नुकसान के बारे में सोचकर वो उसे रोक नहीं सका और तुरंत उसे फिर से अपने संपर्क में जोड़ लिया। वो समझ गया था कि इस समय अपने पिछले जन्म की तरह ही फ्लाइट अटेंडेंट से संपर्क करके ही वो सच्चाई का पता लगा सकता है। विमान के उतरने के बाद उसके साथियों ने जब सुना कि उस आदमी ने फ्लाइट अटेंडेंट को वी-चैट पर जोड़ा है तो वे सभी बहुत ईर्ष्यालु हो गए। अपने साथियों को देखकर उस आदमी ने निष्कर्ष निकाला कि उनमें से ही एक हत्यारा है। उस रात उसने फ्लाइट अटेंडेंट को अपना कमरा नंबर भेजा, ठीक अपने पिछले जन्म की तरह, और वो कुछ ही देर में आ गई। जैसे ही वो उस पर टूट पड़ने वाला था, वो आदमी खड़ा हो गया और कबूल किया कि वो बेचारा है। उसका अपग्रेड भी सिर्फ पॉइंट से ही संभव है। फ्लाइट अटेंडेंट नाराज नहीं हुई क्योंकि उसे पहले से ही इस बात का एहसास था। उसने आगे कहा कि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। फिर उसने अपनी पीठ के पीछे से एक लॉटरी टिकट निकाला और उस आदमी को बताया कि उसने $5 मिलियन जीत लिए हैं। तब उस आदमी को एहसास हुआ कि फ्लाइट अटेंडेंट की मौत में जो दिख रहा था उसे कहीं ज्यादा था। इतनी भोली भाली और सीधी सादी लड़के के सामने वो उसे मरने नहीं दे सकता था, इसलिए उसने अपना गुनाह कबूल किया। कल तुम इसी कमरे में मरोगी। मजाक कर रहा हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है। फ्लाइट अटेंडेंट को लगा कि वो उसके साथ कोई मजाक कर रहा है और गुस्से से वहां से जाने की कोशिश करने लगी। उसने उसे तुरंत रोका और ये साबित करने के लिए कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, उसके कुछ छोटे छोटे राज बता दिए। आज सुबह कितने बजे उठी थी? तुम्हारे नितंब पे एक लाल तिल है। फ्लाइट अटेंडेंट दंग रह गई। आखिरकार उसे यकीन हो गया कि वो आदमी सच बोल रहा है। उसने ये भी अंदाजा लगाया कि हत्यारे को लॉटरी जीतने के बारे में पता होगा, लेकिन वो अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि वो निगरानी फुटेज में हत्यारा क्यों दिख रहा है। इसका पता लगाने के लिए उसने एक और फोन निकाला और उसे कमरा नंबर 2 में एक गमले में निगरानी कैमरे की तरह छुपा दिया। फिर फ्लाइट अटेंडेंट को बगल वाले कमरे में ले गया। कमरे का पानी मत पीना, टेक अवे ऑर्डर मत करना, अब बस छठे व्यक्ति के लालच में आने का इंतजार करो। सुरक्षा के लिए उसने अपनी और फ्लाइट अटेंडेंट के बीच की बातचीत को पहले से रिकॉर्ड कर लिया था और कमरा नंबर 22 में अपने फोन पर उसे बार बार चलाता रहा ताकि ये भ्रम पैदा हो कि कमरे में अभी भी कोई और है। तुम वाकई में कमाल के हो। आधी रात के बाद सब कुछ खत्म हो गया।